नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद पॉजिटिविटी रेट अब भी दुनिया भर के एवरेज से कम है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके की केंद्र और पंजाब सरकार की एजेंसियों ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगी। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हरभजन सिंह अब पंजाब में सियासी पिच पर दमखम दिखाएंगे। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्टोरेंट के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के माफीनामे को लेकर अब सीएम चरणजीत चन्नी और भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा भिड़ गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद पॉजिटिविटी रेट अब भी दुनिया भर के से जो है वो एवरेज से कम है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्व में केस पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। भारत में केस पॉजिटिविटी 5.3% है। इसमें भी पिछले 2 सप्ताह के दौरान भारत में केस पॉजिटिविटी दर 0.6% ही रही है। हालांकि उन्होंने केरल और जो मिजोरम में मामले बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 20 जिले ऐसे हैं जिनमें केस पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है और इनमें से 9 केरल और 8 जिले मिजोरम में हैं। देश में महज 2 जिलों में केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और ये दोनों जिले मिजोरम में है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में लगातार कोविड मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में कोविड मामले अभी भी लगातार घट रहे हैं। भारत में भी कोविड मामले लगातार घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 2 सप्ताह से रोजाना और लगातार 7,000 के करीब मामले बने हुए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक विश्व के 108 देशों में 1,51,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं और देश में भी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुक्रवार सुबह तक 358 ओमिक्रॉन मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 114 मामले ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि कोविड की पहली लहर और डेल्टा वेरिएंट के समय अपनाए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी साबित हुए हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके की केंद्र और पंजाब सरकार की एजेंसियों ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो पूरी तरीके से एक साथ मिलकर करेंगी और शुक्रवार को लुधियाना पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात कही। इससे पहले उन्होंने लुधियाना में धमाके का जायजा लेकर अफसरों से रिपोर्ट भी ली। उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के इसे ड्रग माफिया से जोड़ने और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के बाहरी ताकतों और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के एक धर्म को डराने से जोड़ने के बयान पर कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। जब ऐसी घटना हुई है तो हमें कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में राजनीति सबसे आखिर में होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि देश भर में अदालतों की सुरक्षा को रिव्यू किया जा रहा है। इस मामले में पहले ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में कमेटी बनी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की कमेटी मीटिंग कर रही है और वह इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करेंगे। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन विजय शापला भी मौजूद रहे। इस धमाके में फियादीन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल भी सामने आ चुका है। यह भी सामने आया है कि इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब पुलिस और केंद्र की जांच एजेंसियां अब तक की जांच में मान चुकी हैं कि ब्लास्ट बम को प्लांट करते समय ही हुआ है। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हरभजन सिंह अब पंजाब में सियासी पिच पर दमखम दिखाएंगे। 23 साल तक क्रिकेट की दुनिया में टर्मिनेटर नाम से मशहूर भज्जी के पंजाब में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिद्धू 9 दिसंबर पहले ही हरभजन सिंह के साथ फोटो ट्वीट कर इसका संकेत भी दे चुके हैं। 15 दिसंबर 2021 को सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हरभजन सिंह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये बेहद अच्छा पल है और
और जल्द ही हरभजन नई पिच पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। हरभजन सिंह मूलतः जालंधर शहर के रहने वाले हैं। उनका परिवार जालंधर की पॉट्स कॉलोनी छोटी बरादरी में रहता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए पंजाब सरकार ने ही बतौर पुरस्कार इन्हें कॉलोनी में हरभजन सिंह को प्लाट भी दिया है। यही उन्होंने अपनी कोठी भी बनवाई है। भज्जी का परिवार इससे पहले जालंधर के ही काजी मंडी इलाके में रहता था। हरभजन के पिता का निधन 2000 में हो गया था। परिवार में उनकी मां के अलावा 5 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। खुद हरभजन सिंह की एक बेटी भी है। बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बसरा के साथ शादी के बाद हरभजन सिंह ज्यादातर समय जो है मुंबई में ही रहते हैं। अपनी ऑफ ब्रेक स्पिन गेंदों से दुनिया भर के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने वाले हरभजन सिंह कोरोना काल में जालंधर में रहने वाले बेसहारा लोगों की मदद भी कर चुके हैं। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्तरां के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसे वकोला थाने के सहायक निरीक्षक विक्रम पाटिल जो है मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद भी फ्री में खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर उन्होंने मारपीट की। पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिस थाने में अधिकारी तैनात है उसी थाने में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। स्वागत रेस्टोरेंट डाइनिंग बार के मालिक महेश शेट्टी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रात करीब 12:30 बजे पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट बंद हो गया था और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका था। जब उन्हें बताया गया तो उनका स्टाफ ही घर के लिए रवाना हो गया है तो उन्होंने कैशियर रामदास पाटिल के साथ मारपीट की और उसे गाली भी दी। पुलिस अधिकारी की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के माफीनामे को लेकर अब सीएम चरणजीत चन्नी और भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा भिड़ गए हैं। सीएम चन्नी ने कहा था कि केजरीवाल को माफी सिरसा ने दिलवाई, इस पर अब सिरसा भड़क गए। उन्होंने कहा कि सीएम इसके सबूत दें या सार्वजनिक माफी मांगे, वरना मानहानि का केस भी कर देंगे। उन्हें दिल्ली के चक्कर कटवाऊंगा। सीएम चन्नी के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सीएम चरणजीत चन्नी शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने विक्रम मजीठिया से माफी मांग ली थी और वहीं कांग्रेस सरकार ने मजीठिया पर केस दर्ज किया है। माफीनामा दिखाते हुए सीएम चन्नी कह बैठे कि माफी तब अकाली दल में रहे मनजिंदर सिरसा ने दिलवाई। उन्होंने ही केजरीवाल और मजीठिया से बातचीत कर यह माफीनामा दिलवाया। इस बारे में मनजिंदर सिरसा ने कहा है कि इस मामले को लेकर ना तो वह कभी मजीठिया और केजरीवाल से मिले और ना ही कभी इस बारे में बात की। सीएम चन्नी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगनी होगी। उन्होंने चैलेंज दिया कि सीएम चन्नी अपनी बात सही साबित करने के लिए सबूत भी दिखाएं। अगर ऐसा ना कर सके तो फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वे दिल्ली कोर्ट में मानहानि का दावा भी करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद पॉजिटिविटी रेट अब भी दुनिया भर के एवरेज से कम है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके की केंद्र और पंजाब सरकार की एजेंसियों ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगी। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हरभजन सिंह अब पंजाब में सियासी पिच पर दमखम दिखाएंगे। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्तरां के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के माफीनामे को लेकर अब सीएम चरणजीत चन्नी और भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा भिड़ गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आया है और इसमें वक्ता मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने 20 दिसंबर को खत्म हुई इस 3 दिवसीय धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने वेद निकेतन धाम में 17-20 दिसंबर को हुए कार्यक्रम के खिलाफ हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 24 घंटे में आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न करने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक बार जो है वो उन्होंने दायर किया जाएगा। आरोप है कि इवेंट खत्म हुए 4 दिन बीतने के बाद हेट स्पीच देने वाले किसी वक्ता या आयोजक पर अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अब तक एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरिद्वार एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस हालात को मॉनिटर कर रही है। धर्म संसद का आयोजन एक धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद ने किया था। उन पर पहले ही नफरत भरे भाषणों से हिंसा भड़काने के आरोप लग चुके हैं। साकेत गोखले की शिकायत के मुताबिक सभा से जुड़े दूसरे लोगों में हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधानंद गिरी, बीजेपी महिला विंग से जुड़ी उदिता त्यागी, भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय हैं जो हेट स्पीच के मामले में जमानत पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत Z+ कैटेगरी वाले वीवीआईपीज की सुरक्षा अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला कमांडो संभालेगी। सीआरपीएफ ने इसके लिए महिलाओं की स्पेशल फोर्स तैयार भी कर ली है। यह बिना हथियार ही किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने 32 महिला कमांडो वाले अपने सबसे पहले दल को वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए तैयार किया है। अब इन कमांडोज को दिल्ली में रहने वाले उन वीवीआईपीज की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। शुरुआत में महिला कमांडोज की तैनाती अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर के पास की जाएगी। इन वीवीआईपीज के पास हाई रिस्क प्रोफाइल के चलते उन्हें एडवांस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। Z+ सिक्योरिटी प्राप्त 1 दर्जन दूसरे वीवीआईपीज को भी इन महिला कमांडो टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन महिला कमांडोज ने अपनी 10 हफ्ते की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है और इस ट्रेनिंग में कमांडोज को वीवीआईपीज सुरक्षा ड्यूटी पूरी करना, बिना हथियारों के लड़ना, शरीर से तलाशी लेना और खास हथियारों को फायर करना सिखाया गया है। कमांडोज को जनवरी में ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। महिला कमांडोज को इन वीवीआईपीज के घर की सुरक्षा करने वाली टीम के हिस्से के तौर पर तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ये कमांडोज इन हस्तियों के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रैलियों में भी जाएंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज अलीगढ़ में जनसभा थी। पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर वे जनसभा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश ने वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया। हालांकि अखिलेश की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जयंत के साथ मंच पर पहुंचने की होड़ में कई नेता एक साथ चढ़ने लगे और रेलिंग टूटने से कई नेता भी गिर गए। ये भी वीडियो में साफ दिख रहा है। बताते चलें कि इस रैली को अखिलेश और जयंत संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले थे, मगर बाद में अखिलेश ने अपना कार्यक्रम बदल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हम 3 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले बुधवार को अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिविटी आई थी और इसके बाद से दोनों ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था। अखिलेश भी उस वक्त मैनपुरी में थे। उनका टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल अखिलेश ने लखनऊ में घर न जाने का फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर उन्होंने 3 दिन के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह आने वाले 3 दिनों तक अपनी सभाओं को वर्चुअली ही संबोधित करेंगे। किसानों के तीसरे दिन रेल रोको आंदोलन के चलते बुधवार को 128 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। किसानों ने अमृतसर, व्यास जंक्शन, फिरोजपुर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट व टाडा, उडमुड और कुराला के अलावा अब फाजिल्का और मोगा में भी रेल ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया है। इसके चलते रेल डिवीजन फिरोजपुर की 59 ट्रेनें जो हैं रद्द हुई हैं। 35 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। 35 ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रोककर वहीं से उनके निर्धारित स्टेशनों के लिए उनको रवाना भी किया जा रहा है। ये ट्रेनें पंजाब में प्रवेश नहीं कर रही हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरबंस सिंह पंधेर ने कहा है कि अमृतसर में उनकी यूनियन की बैठक
तक आईजी बॉर्डर जोन, डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर व एसएसपी संग बैठक हुई थी। इसमें उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकाला गया है और इसलिए बुधवार को भी फाजिल्का व मोगा रेल सेक्शन पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करती है और धीरे धीरे डिवीजन में अन्य जगहों पर भी रेल ट्रैक पर धरना दिए जाने की योजना हम तैयार कर रहे हैं। बुधवार को देवीदासपुरा में रेलवे ट्रैक पर ही गुरु साहिब जी के बड़े साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा भी अच्छी तरह से जो है मनाया गया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अरवानी इलाके में जवान मोर्चे पर है। फिलहाल सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के अरवानी इलाके में मुमनहाल गांव के घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने की बाद भी तलाशी अभियान जो है मुठभेड़ में बदल गया। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। तलाशी अभियान चल रहा है। कुछ ही दिन पहले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में एक नाका पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। इसमें बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि हालत नाजुक होने के कारण एएसआई को श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्दों को ढेर किया था। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, पिस्तौल की 7 गोलियां, 1 ग्रेनेड, अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद पॉजिटिविटी रेट अब भी दुनिया भर के एवरेज से कम है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके की केंद्र और पंजाब सरकार की एजेंसियों ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगी। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हरभजन सिंह अब पंजाब में सियासी पिच पर दमखम दिखाएंगे। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्टोरेंट के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के माफीनामे को लेकर अब सीएम चरणजीत चन्नी और भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा भिड़ गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 2 दशकों से अधिक समय से उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। तमिलनाडु सरकार ने श्रीहरन की बीमारी जो है मां की याचिका पर 1 महीने की पेरोल देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य ने राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। नलिनी के अलावा इस मामले में 6 अन्य लोग भी जो है वो दोषी ठहराए गए थे। दोषियों में 4 श्रीहरन, संतान रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं। नलिनी और एक अन्य दोषी को वेल्लोर में महिलाओं के स्पेशल सेल में रखा गया है। जेल में नलिनी ने एक बार खुदकुशी की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी साथी ने उसे यह करते हुए देख लिया था। उसने जेलर से इस बारे में शिकायत की थी। टाडा अदालत ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या में नलिनी और अन्य लोगों की भूमिका के लिए दोषी मानते हुए सभी को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लुधियाना में हुए ब्लास्ट के बाद थाना
डिवीजन नवंबर 5 में आपराधिक मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ये मामला कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी इंचार्ज एएसआई सुखपाल सिंह के बयान पर दर्ज किया गया। एएसआई के अनुसार करीब 12:30 बजे दूसरी मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद 5 लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस की तरफ से इरादा हत्या की धारा 307, आईपीसी हत्या की धारा 302 और एक्सप्लोजिव एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एएनआई और एनएसजी की टीम लुधियाना की जिला कचहरी को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। वहीं ब्लास्ट का शिकार हुए व्यक्ति के शव जो है वो यहां से हटा दिया गया है और उसे सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां पर उसका डॉक्टरों के बोर्ड की तरफ से पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके हाथ पर टैटू का निशान भी है। शव के बारे में अभी तक केवल यही पहचान हो पाई है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में बृहस्पतिवार को जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की जो है मौत भी हो गई थी और 5 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने जानकारी दी। इस घटना के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जल्द विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। कपूरथला के निजामपुर मोड़ गुरुद्वारे में बेअदबी नहीं बल्कि युवक की हत्या की गई थी। यह दावा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। उन्होंने शुक्रवार को चंडीगढ़ में कहा कि इस मामले में जल्द ही हत्या का केस भी दर्ज किया जा रहा है। सीएम चन्नी के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस ने गुरुद्वारा के केयरटेकर अमरजीत सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और अमृतसर के बाद कपूरथला में इस तरह के मामले आने से पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की खासी किरकिरी भी हुई है। शुरुआत में कपूरथला की घटना को बेअदबी का रूप देने की कोशिश हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दावे के बाद साफ हो गया कि वहां युवक की हत्या हुई है और यह लिंचिंग का मामला है। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी ने पत्रकारों से कहा कि कपूरथला मामले की जांच की गई है। वहां ऐसी कोई भी जो है वो सबूत नहीं मिला है कि जो यहां पर लगता है कि बेअदबी हुआ और कपूरथला में एक व्यक्ति ने पहली मंजिल पर महाराज का यह स्वरूप रखा हुआ था। यह मामला कत्ल की तरफ से किया गया है और इस मामले में जांच हो चुकी है। मामला भी ट्रेस हो चुका है। नए फैक्ट के बाद एफआईआर को संशोधित कर दिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच जहां देश भर में कई तरह की पाबंदियों की तैयारी है, वहीं ओमिक्रॉन से अछूते हिमाचल प्रदेश में जश्न की खुमारी छाई हुई। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने के लिए शिमला, मनाली आदि प्रमुख हिल स्टेशनों पर भीड़ जुटने लगी है। साथ ही प्रदेश सरकार के साथ 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जरिए बड़े पॉलिटिकल इवेंट की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 27 दिसंबर को मंडी के पंडल मैडम में प्रस्तावित रैली में भाजपा नेतृत्व 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा कर रहा है। हॉस्पिटलिटी उद्योग सेवा प्रदाता कंपनियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सारे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल पहुंच रहे हैं और शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू, धर्मशाला सहित प्रदेश के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और सैलानियों से गुलजार हैं। तो मंडी में सरकार के जश्न का खुमार है। ऐसे में अगर कहीं ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी तो जो हालात हैं वहां पर उन पर जो है काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में हाई अलर्ट के बावजूद गुरुवार को लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट में पंजाब पुलिस की जो प्रणाली है उस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पिछले हफ्ते हुई बेअदबी के बाद कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर चुकी है। प्रदेश भर में जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। इसके बावजूद गुरुवार को लुधियाना कोर्ट के अंदर कोई एक्सप्लोजिव लेकर पहुंच गया और पुलिस मेटल डिटेक्टर लगाकर बैठी ही रह गई। लुधियाना के जिस कोर्ट परिसर में गुरुवार को धमाका हुआ वो 7 मंजिला इमारत है। यहाँ कोर्ट रूम, जज के रेस्ट रूम, रिकॉर्ड रूम के अलावा पेशी पर लाए जाने वाले कैदियों के बंदी सेल के अलावा 1500 से ज्यादा वकीलों के चैम्बर भी बने हुए हैं। कोर्ट परिसर में हर समय पुलिस मौजूद रहती है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते जाते रहते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 12 दरवाजे बने हैं और इनमें से सिर्फ 2 गेट पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। लुधियाना कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के अनुसार ये दोनों मेटल डिटेक्टर भी डेड हैं और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के गेटों पर कहे तो पुलिस मुलाजिम तैनात रहते हैं, लेकिन वहां पर लापरवाही से चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से अभिसिंचित
उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है। पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उद्गम हिमालय ही है। घाघरा नदी के बाईं ओर कोई नहर प्रणाली निर्मित न होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाईं घाघरा नहर परियोजना की परिकल्पना की गई। पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोजना 40 सालों से अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु देश में अभूतपूर्व कार्यों की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप व हर खेत को पानी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ, जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी। किसान बदहाल और भाग्य भरोसे थे। जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए वर्षों से अधूरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को मात्र 4 वर्षों में पूर्ण किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों को आपस में जोड़कर जल के इष्टतम उपयोग किए जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी, जिसके अंतर्गत 5 नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई हेतु नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतर्गत 6,600 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे 6,600 किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृद्धि होगी। इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। साथ ही इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पूर्वांचल के 9 जनपदों की 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सिंचनेन समृद्धि भवति की मूल भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से अभिसिंचित उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है। पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उद्गम हिमालय ही है। घाघरा नदी के बाईं ओर कोई नहर प्रणाली निर्मित न होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाईं घाघरा नहर परियोजना की परिकल्पना की गई। पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोजना 40 सालों से अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु देश में अभूतपूर्व कार्यों की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप व हर खेत को पानी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ, जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी। किसान बदहाल और भाग्य भरोसे थे।
जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए वर्षों से अधूरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को मात्र 4 वर्षों में पूर्ण किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों को आपस में जोड़कर जल के इष्टतम उपयोग किए जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी, जिसके अंतर्गत 5 नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई हेतु नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतर्गत 6,600 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे 6,600 किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृद्धि होगी। इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। साथ ही इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पूर्वांचल के 9 जनपदों की 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सिंचनेन समृद्धि भवति की मूल भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। इसके बाद शाम तक कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां घोषित कर दी हैं। खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 37 दिन बाद दोबारा अपने यहां रात में 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल से उम्र से ज्यादा के लोग भी एंट्री कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी की ही मंजूरी होगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर के लिए धारा 144 लागू कर दी है। तेलंगाना में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 38 केस मिले हैं। इस बीच राज्य के गडेम नाम के गांव में एक ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने पर सबकी सहमति से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार दूसरे साल नए
साल का जश्न मनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और क्रिसमस के जश्न पर भी रोक है, लेकिन चर्चों में बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गई है। उड़ीसा में भी न्यू ईयर को लेकर होने वाली पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस पर यह रोक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू रहेगी। कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। छापे के जो फोटो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि अलमारी में कॉटन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक कर रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर भी किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीन लेकर पहुंची थी। बाद में नोट गिनने के लिए कुछ और मशीनें भी मंगानी पड़ी। आईटी सूत्रों ने बताया कि रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन पाए। बाकी नोटों की गिनती आज होगी। गिनती के बाद रकम 150 करोड़ से ज्यादा भी निकलने की आशंका है। नोट गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारियों को भी बुलाया गया है और उनकी मदद से कैश की गिनती की जा रही है। कारोबारी पीयूष जैन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। कुछ दिनों पहले ही पीयूष जैन ने समाजवादी पार्टी नाम से एक इत्र लॉन्च किया था। इसको लेकर वह सुर्खियों में भी रहे। अधिकारियों के मुताबिक